हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं तीन मेजर इश्यूज़ पे जो अभी अप्रैल और मई मंथ में, अभी तक के मई मंथ तक काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहे। मतलब एग्ज़ाम पर्पस के व्यू से बहुत ज़्यादा है और ये ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछा जा सकता है, चाहे आपका पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी बैंक का एग्ज़ाम हो। वहाँ पे करंट इश्यूज़ में ये पूछा जा सकता है। तो पहले हम बात करेंगे एमपी लेड पे कि है क्या, मतलब क्यों इतना ज़्यादा लाइमलाइट में रहा, किस वजह से रहा, क्या रीसेंट इशू रहा इसका। फिर हम बात करेंगे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, तो इसमें क्या, क्यों ये न्यूज़ में रहा, इसके बारे में बात करेंगे। किन किन वजह से रहा ये भी बात करेंगे, और ये है क्या ये भी बात करेंगे। फिर लास्ट में हम आएंगे रिसेंट जीआई टैग्स कि हमारे कौन कौन से चार प्रोडक्ट्स अभी रिसेंट में इनको जीआई टैग मिला है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, ये पहले हम एमपी लेट से। तो पहला क्वेश्चन कि न्यूज़ में क्यों है। अभी रिसेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिजोल्यूशन पास किया, उसमें बोला गया कि फ़ंड जो है 2 साल तक कट कर दिया जाएगा और एमपीज़ की सैलरी 30% कम करी जाएगी 1 साल तक, और 2 साल तक एमपी लेट फंड ही हटा दिया जाएगा। और जो ये फंड बचेगा ये जाएगा हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आता है। जाके चेक करो, आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर जिसको पता है, जिसे नहीं पता है, तो उसको एक नया टर्म मिल जाएगा और कौन से आर्टिकल में। ठीक है, तो वापस आते हैं एमपी लेट पर। तो जैसे कि 2 साल के लिए एमपी लेट सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये एमपी लेट है क्या। ये एमपी लेट एक्रोनियम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम का, जो 1993 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इसे फॉर्मुलेट किया था, यानी कि इसे ऑर्डिनेंस पास करके बनाया था। ठीक है, पहले क्या था, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बट फ्रॉम अक्टूबर 1994 इसको ट्रांसफ़र कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर, यानी कि तब से इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस। अभी ऑर्डिनेंस पास किया गया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। कौन सा आर्टिकल के अंडर किया है, आर्टिकल 123। एक बार रिवाइज कर लेना कि आर्टिकल 123 है क्या। तो पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने और कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ अप्रूव किया ऑर्डिनेंस। किस में अमेंड किया है, सैलरीज अलाउंस एंड पेंशन ऑफ एमपी एक्ट 1954। 2018 में इसमें एक और अमेंडमेंट हुआ है, जाके आप उसे चेक कर सकते हैं कि उसमें 2018 में इसी में सैलरीज अलाउंस एंड पेंशन ऑफ एमपी एक्ट 1954 में क्या किया था। मैं ही बता देता हूँ, यहाँ पे इनकी सैलरीज के इंक्रीमेंट किया था, सैलरीज और अलाउंस वगैरह सब इंक्रीमेंट किया था। अभी 30% इनकी सैलरीज में कट होगा, ना कि अलाउंस में, सिर्फ 30% सैलरी कट होगी। ठीक है, अभी जो इसी इशू में हम बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन होता है कि इससे कितना अमाउंट सेव होगा। इन्होंने फंड तो कर दिया, तो करीब 7,900 करोड़ इस स्कीम से हमारा बचेगा, और जो कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, और वो फंड वो जाएगा फिर हमारा कोविड-19 को टैकल करने के लिए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, एक और फैक्ट कि अगर राज्यसभा एमपी है वो कहाँ से चूज़ करेगा, तो सीधे सीधे है, वो कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चूज़ कर सकता है इस फंड को यूज़ करने के लिए। अब नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा में और कितने राज्यसभा में। जाके एक बार चेक करिए, अगर आपको पता है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, वरना तो आपको एक और नया पता चल जाएगा। ठीक है, तो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, ये तो आपको ही बताना है। ठीक है, तो ये कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और एक और इसमें चीज़ है कि अगर कोई एमपी दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी करीब अपना वर्क कर सकता है 25 to 50 लाख तक का। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी बात करते हैं, जब ये स्कीम लॉन्च की थी तो उस टाइम पे 5 लाख रुपए मिलते थे, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर तक 1993 से 1994 तक हर एमपी को 5 लाख मिलते थे एमपी सम्मान निधि के तहत। 1998 से लेकिन 1990 में इसे चेंज कर दिया गया 2 करोड़ रुपये। ठीक है,
फिर अभी रिसेंट में 2011 में इसे बढ़ा के कर दिया गया है 5 करोड़ रुपए पर ईयर, यानी कि पूरे 5 साल में 25 करोड़ रुपीस मिलते हैं एक एमपी को। अब एक क्वेश्चन है, जैसे ये एमपी है तो एक स्टेट विधायक सम्मान निधि भी होती है, उसमें कितने हाईएस्ट किस स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के एक विधायक को मिलता है, ये एक बार आप चेक करिएगा। थोड़ी हिंट दे देता हूँ, सीधे दिल्ली का चेक करिएगा कि वहाँ उसको कितने मिलते हैं पर ईयर, और वो अभी रिसेंट में ही बढ़ाया गया है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये होता है, इतना सारा पैसा 25 करोड़ 5 साल के अंदर एक विधायक को सिर्फ इस काम के लिए मिलते हैं, मतलब एमपी लेड फंड में। ये अभी हम आगे बात करेंगे कि ये फ़ंड यूज़ कहाँ किया जाता है। तो इस काम के लिए 25 करोड़ रुपए, और ये फ़ंड नॉन लैप्सेबल इन नेचर होता है, यानी कि अगर उसने यूज़ किया है 4 करोड़ रुपए और 1 करोड़ बच गया एक ईयर का, तो अगली साल को उसके पास बजट जो होगा वो 6 करोड़ होगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही बढ़ के फिर जो फंड डिस्पर्स किया जाता है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को दिया जाता है, यानी कि वहाँ के जो डीएम वगैरह होगा उसको दिया जाएगा। एमपी सिर्फ गाइड करता है कहाँ पे उसे फ़ंड रिलीज़ करना है, एमपी के सीधे अकाउंट में नहीं आता है। तो चलो ये अच्छी चीज़ है कि किसी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के में जाता है, उनके पर्सनल अकाउंट में नहीं जाता, वरना तो फिर क्या ही हो जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ स्पेंड कर सकते हैं। तो ये स्पेंड करते हैं कैपिटल वर्क्स पर। कैपिटल वर्क्स यानी कि जैसे बस स्टॉप हो गया, हैंडपम्प हो गया, स्कूल रूम हो गया, रोड एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों पे ये अपना खर्चा करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है और हमेशा उठाया भी जाता है, एक एआरसी रिपोर्ट में तो बोला भी गया था कि जो एमपी लेड क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म्स कर रहा है मेंबर्स को उनके एग्जीक्यूटिव रोल प्ले करने के लिए, जबकि उनका क्या है, उनका लेजिस्लेटिव रोल है, यानी कि वो जाके सिर्फ लॉ बनाए, पॉलिसीज़ बनाए, ना कि वो एग्जीक्यूट करने लग जाएं। तो वो क्या करने लगते हैं, वो एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। तो वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन और एमपी के बीच में एक डिस्प्यूट आ जाता है, तो वो चीज़ गलत है। मतलब एक तो सेकेंड एआरसी में तो बोला भी गया था कि इसे हटा दिया ही जाए। ठीक है, और वैसे भी वर्क स्पेंड किस पे किया जा रहा है, कैपिटल वर्क्स जो लोकल लेवल पर खुद ही म्यूनिसपैलिटीज़ वगैरह करती हैं, रोड वगैरह रहे, हैंड पंप वगैरह रहे। तो बस यही इशू है। चलो आगे देखते हैं अब नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंट में मास्क, सैनिटाइज़र और हमारा N95 मास्क, इनकी प्राइस में एकदम से हाइक हुआ, ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कहेंगे, मतलब हाँ ये था स्टॉक मार्केटिंग, पाइलिंग करने लगे थे, एकदम इकट्ठा करने लगे, फिर उसे महंगे पे बेच रहे हैं, शॉर्टेज होने लगी थी। तो गवर्नमेंट ने इसे एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाल दिया इन दोनों प्रोडक्ट्स को। ठीक है, और एसेंशियल प्रोडक्ट्स में क्यों डालते हैं आगे देखते हैं, और 1995 में ये हमारा एक्ट लेके आए थे। ठीक है, तो Essential Commodities Act was enacted to ensure the easy availability of essential commodities to consumers and to protect them from exploitation by unscrupulous traders। तो एक्सप्लोइटेशन रोकने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए, और कंज्यूमर के हाथ में एसेंशियल प्रोडक्ट्स रहें। एसेंशियल यानी कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उस लिमिटेड टाइम के लिए, और ये लिमिटेड टाइम के लिए बता सकते हैं, इसे चेंज भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द यूज़, मतलब जैसे भी अपना हिसाब से इसे इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, पैंडेमिक को देखते हुए इसमें चेंज कर सकते हैं कभी भी। अब इसमें कौन कौन से लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड रहता है, कौन कौन सी एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं। तो इसमें ड्रग्स होते हैं हमारे, फर्टिलाइज़र्स होती हैं, पल्सेस होती हैं, एडिबल ऑयल्स होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनको रखा जाता है। ये टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। सेंटर इसमें चेंज कर सकता है, इन्वोक करता है सेंटर प्रोविजंस जो भी इम्पोज करने हैं, स्टॉक लिमिट वगैरह कितनी रहेगी, और जो स्टेट्स होती है वो हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होती हैं, यानी कि इम्प्लीमेंट करने का काम स्टेट्स को होता है। स्टेट्स को वैसे क्या कहते हैं, एक वो भी होता है स्पेशल केसेस में, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह के टाइम पे स्टेट्स अपना इकोनॉमिक क्राइसिस डिज़ास्टर के टाइम पे अपना इसमें चेंज कर सकती है, वो भी डाल सकती हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंडर। ठीक है, अब इसमें पनिशमेंट क्या होती है, 7 साल उससे ज़्यादा, ये दोनों बहुत, फाइन भी हो सकता है। किसके तहत, इस प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज कमोडिटीज़ एक्ट 1980। ये 1980 में इसी चीज़ के लिए ये एक्ट लाया गया था,
ब्लैक मार्केटिंग, इन सबको रोकने के लिए। और ECA और PBMMSEC एक्ट दोनों मिलके इसके तहत पनिशमेंट की जाती है, इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक, या फाइन, या दोनों। ओके। अब 2011 से क्या था, इवन पैकेज जो होते हैं, जैसे हमारा बिस्किट्स वगैरह जो होते हैं पैकेज प्रोडक्ट, इनको भी डाल दिया जाता है, उसको देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए। अभी बात करते हैं हमारा लास्ट इशू जो बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है, और रिसेंट ही ये चीज़ हुई है कि 4 प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। अब GI टैग क्या है क्या नहीं है, एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है, लेकिन हम शॉर्ट में अभी इसे देख लेते हैं कि कैसे क्या है। और इसके कुछ मतलब बैक में हम देखेंगे कि कितने टाइम तक वैलिडेट रहता है, लाइफ टाइम रहता है, यानी इंडिविजुअल को मिलता है या कैसे, और GI टैग कब से इम्प्लीमेंट होना लगा इंडिया में, और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। पहले तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंट 2 मई को कश्मीर सैफरन को इन्होंने GI टैग दे दिया है। उससे पहले अप्रैल के 30 अप्रैल तक 3 और थे, गोरखपुर टेराकोटा और कोवल पट्टी का डलाई मिठाई और ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, इनको भी मिल चुका है। तो हम एक एक करके देखते हैं। उससे पहले हम GI टैग देख लेते हैं। GI टैग क्या है? GI टैग is an indication used on products that have a specific geographical origin and possesses the qualities of reputation due to its origin। जहाँ का वो ओरिजिनेट कर रहा है, उसकी कुछ क्वालिटीज़, वहाँ की कुछ जियोग्राफिकल इंडिविजुअलिटी, यानी कि कुछ अलग है, उसको शो करता है। और यही चीज़, जैसे सबसे पहले हमारे इंडिया में GI टैग दिया गया था दार्जिलिंग टी को, यानी कि वहाँ की ओरिजिन, दार्जिलिंग में उसका ओरिजिन अलग है, वहाँ की टी का कुछ अलग बात है, उसकी सॉइल की वजह से, उसके एटमॉस्फेयर की वजह से। तो इसलिए वो टी कहीं उस जैसी क्वालिटीज़ के साथ और बहुत मुश्किल होती है। और फिर अगर वो कर उगा भी देते हैं तो एक ये होता है कि इनके जो जहाँ से ओरिजिन हो रहा है वहाँ का वो चीज़ एक्सप्लॉइट हो रही है, उनको एज अ उतना क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस नहीं मिल पा रही है, क्योंकि दार्जिलिंग में एक जो बनाई उसकी जैसी सेम नकल करके कहीं और भी बना दी चाहे। लेकिन अब कंज्यूमर को क्या लग रहा है कि उसने दार्जिलिंग टी ली है, लेकिन उसे पकड़ा कहाँ से दी, जैसे आसाम वगैरह के आसपास के एरिया के पकड़ा दी, तो एक तरीके से ये फ्रॉड हुआ। तो उसको रोकने के लिए फिर GI टैग दिया जाता है जो उसी ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। स्पेशल इंडिकेशन है, साइन है स्पेशल, उसका ट्रेडमार्क से अलग है। ठीक है। और ये बेनिफिट कैसे करता है? GI प्रोडक्ट्स कैन बेनिफिट इट द रूरल इकोनॉमी इन रिमोट एरियाज बाय द सप्लीमेंटिंग द इकोनॉमीज इनकम्स ऑफ आर्टिसंस, फार्मर्स, वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन। ये एग्रीकल्चर से हुआ रिलेटेड, और हमारा कोई भी आर्टिस्टिक वर्क हुआ उसको दे सकते हैं। ठीक है। और अगर वहाँ से रिलेटेड, जैसे रसगुल्ला, इस पर काफ़ी इश्यूज रहा उड़ीसा और बंगाल में कि कहाँ का है। फाइनली इसे उड़ीसा को मिल गया है, उसने कुछ अपने एविडेंसेस वगैरह दिखाए, तो अब ये उड़ीसा के अंडर है रसगुल्ला। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस अब क्या करता है, GI टैग मिलने से एक एश्योरेंस मिल जाता है क्वालिटी का, डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब भिन्नता आ जाती है कि ये इसी प्रोडक्ट का यहीं से रिलेटेड रहेगा। और जो स्पेशल एट्रीब्यूट है किसी प्लेस का उसके ओरिजिन के साथ, वहाँ के ओरिजिन एक वर्ड लगने की वजह से क्या होता है, जो रूरल जिस एरिया से वो बिलोंग करता है उस वहाँ का भी एकदम से ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। एकदम से तो नहीं, मतलब धीरे धीरे लोग आने लगते हैं, देखने लगते हैं, चेक करने के एक बार होते हैं। अगर उधर कोई घूमने जा रहा है तो वो ज़रूर एक बार ट्राई करने की सोचेगा। कश्मीरी शॉल को जाके देखेंगे, मणिपुर में गए तो मणिपुर में ब्लैक राइस अब देखेंगे, क्योंकि ब्लैक राइस आ गया है तो एक बार तो इससे क्या होगा, लोकल एरिया पे एक इनकम की सोर्स ऑफ जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, वंस द GI प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड, नो अदर प्रोड्यूसर कैन मिस यूज़ द नेम टू मार्केट सिमिलर प्रोडक्ट्स, ऑल्सो प्रोवाइड्स कंफर्ट टू कस्टमर्स अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि ऑथेंटिसिटी के लिए एक वर्ड जुड़ जाता है और साइन होता है, स्पेशल साइन होता है, स्पेशल इंडिकेशन मिल जाता है। ठीक है। अभी बात करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स को मिला है। तो सबसे पहले तो कश्मीर सैफरन को क्यों मिला है? लॉन्ग है, थिक है, नेचुरल डीप रेड कलर है, और ये कश्मीर में कौन से उसमें होते हैं, ये करेवास में इन्हें उगाया जाता है। करेवास याद रखना, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। करेवास कश्मीर से रिलेटेड है। ओके। इसका हाई अरोमा, प्रोसेस्ड विदाउट एडिंग एनी केमिकल्स, किसी भी केमिकल के को ऐड नहीं किया जाता है, नेचुरल प्रोसेस्ड है। ठीक है। और सबसे ख़ास बात इसकी यही है, ओनली सैफरॉन इन वर्ल्ड ग्रो
एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 16,000 मीटर, 1600 मीटर, सॉरी 1600 मीटर। इतने ऊपर पे सिर्फ एक यही सैफरॉन है जो उगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गोरखपुर टेराकोटा। गोरखपुर टेराकोटा अब बहुत पुराने टेराकोटास हैं, सेंचुरी से बनाते हुए आ रहे हैं, कभी लाइमलाइट में नहीं रहते थे। पॉटर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इनसे, क्योंकि उनका आर्टिसन वर्क, उनकी इनकम में इजाफा होगा। क्या क्या बनाते थे, एनिमल फिगर्स हो गई, एलिफेंट, हॉर्सेस एट्सेट्रा। यहाँ पे दिख भी रहा होगा ये हॉर्सेस वगैरह, एलिफेंट्स वगैरह हैं, और पीछे हॉर्सेस वगैरह भी हैं, ठीक है। मोर देन 1000 वेराइटीज़ टेराकोटा डिज़ाइंड बाई लोकल क्राफ्ट्समैन। इतना ज़्यादा वेराइटीज़ हैं वहाँ। अब इस जीआई टैग मिलने से क्या है, वही बूस्ट द पॉटर्स इनकम, एक फ़ायदा होगा। एक ये है कोविलपट्टू कडालई मिठाई, ये साउथ तमिलनाडु का रिसेंट में जीआई टैग मिला है। ये पीनट वो है, कैंडी है, एक तरीके से गजक टाइप बोल सकते हैं इसे। पीनट कैंडी मेड इन सदर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। प्रिपेयर की जाती है ग्राउंड नट, जेगरी, और जो वाटर यूज़ किया जाता है वो बहुत ज़्यादा सेक्रेट मानते हैं ये, क्योंकि ये रिवर का वाटर है और थमी रामबरानी रिवर है। एक बार जाके मैप में से निहारिएगा कहाँ पर है कहाँ नहीं है, आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि रिलेटेड है इस कोविलपट्टी कडाली मिठाई से, ठीक है। और बोलते हैं कि रिवर वाटर की वजह से इसके टेस्ट में एक इजाफा आ जाता है, इनहेंसिस, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। लास्ट हमारा ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, इसे चखाओ बोलते हैं वहाँ के लोकल उसमें कम्युनिटीज़ में, चखाओ। डीप ब्लैक कलर्ड है, दिख ही रहा होगा इमेज में, डीप ब्लैक कलर्ड, हायर बाई वेट। जो आम कलर्ड राइस होते हैं ना, उनसे उनके कंपैरेटिवली इसका वेट थोड़ा हैवी होता है। कलर्ड वेराइटीज़ जैसे येलो चावल होते हैं, उनसे इनका थोड़ा सा वेट थोड़ा भारी होता है एज़ कम्पेयर टू 1 kg। अगर 1 kg दोनों को कंपैरिजन करें तो उसमें। और जो कलर है ये ब्लैक क्यों है, एक एजेंट है एंथोसाइनिन एजेंट, उसकी वजह से इसमें इसका कलर ब्लैक है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जीआई टैग, जीआई पे, कि जीआई में, एक मिनट, जीआई टैग्स पे जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीआई टैग इंडिया में किस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आते हैं। अंडर पेरिस कन्वेंशन हुआ था उसके अंडर इसमें, और इंडिया में एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। मतलब 1919 में इस एक्ट को लेके आए थे अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। बट इफेक्टिव कब से हुआ, 2003 से। सबसे पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग टी को 2004 से लेकर 2005 के बीच में। अब बात करते हैं सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स किस स्टेट में है, इंडिया के किस स्टेट पर है, तो वो है कर्नाटका। अबाउट 42 जीआई टैग्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जीआई टैग अगर एक बार मिल गया तो वो कब तक वैलिड रहेगा, वो लाइफ टाइम रहेगा, नहीं लाइफ टाइम कभी नहीं रहता है। 10 साल के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद दोबारा से फाइल करना पड़ता है, फिर 10 साल के लिए हो जाता है, ठीक है। और ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ये ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है और ना शेयर किया जाता है, एक जोग्राफिकल लोकेशन को ही डिनोट करता है। बासमती राइस पे काफ़ी इशू चल रहा है इसको लेके, कि बासमती राइस एमपी और पंजाब के बीच में फ़ाइट चल रही है, देखते हैं किसे मिलता है। वैसे तो साइड ड्रॉप कर दिया जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। अब देखते हैं क्या एविडेंसेस शो किए जाते हैं और किसको ये जाता है, ठीक है। तो बात हो रही है 10 साल के लिए वैलिड रहता है, ओके। बस यही चीज़, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे ऐसे ही करंट इश्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो आती रहेंगी वीडियोस। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इसे, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, कोई भी डाउट हो वो भी डाल सकते हैं। अगर कुछ मेरे से गलती हुई हो तो आप वहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, जिससे मैं आगे आने वाले टाइम में उसको सही कर सकूँ। और जो भी नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको चाहिए होगा, उसमें थोड़ी हेल्प चाहिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बना के लेके आ जाऊँगा। मतलब यार देखो, तो आप लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियो देख के तो डेफ़िनेटली देखिए, नहीं हो रहा है तो बहुत सारे हैं, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और
बाकी सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी विद वीसी पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।